दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। आखिर अल्लाह ताला ने बादशाह को एक बेटी से नवाजा। दोस्तों, बादशाह ने बेटी का नाम नीलोफर रखा। नीलोफर बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलका तो उसकी पैदाइश पर इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे मुल्क में हर तरफ जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार अपनी मलका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता रहता था। दोस्तों, मलका भी अपनी बेटी को देखकर जीती थी। तो मलका ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप भी अपनी प्यारी बेटी को अपनी गोद में ले लें। मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहजादी अभी बहुत छोटी है, ये हमारी गोद से कहीं गिर न पड़े। दोस्तों, शहजादी नीलोफर बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग बिल्कुल गोरा और बाल सुनहरी थे। जब वो रोती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल तरंग बजने लगे हों। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी जैसे दूर से कोई गाना गा रहा हो। दोस्तों, बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगता था। उसका तमाम तार ध्यान अपनी प्यारी शहजादी नीलोफर में ही लगा रहता था। शहजादी नीलोफर की परवरिश बड़े नाजो नाम से हो रही थी। दोस्तों, शहजादी के खिलौने तो समंदर पार से आते थे। शहजादी के जूते हल्के फुल्के नहीं होते थे, बल्कि वो महंगे जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। दोस्तों, बादशाह ने शहजादी नीलोफर की देखभाल के लिए कुछ खुसूसी कनीज़ाओं को भी रखा हुआ था जो हर वक्त शहजादी के पास रहती थीं। शहजादी नीलोफर बड़े लाड प्यार से बड़ी हो रही थी। दोस्तों, उस लाड प्यार ने शहजादी को बहुत हद तक बिगाड़ दिया। शहजादी बहुत बदतमीज बन गई। वो कभी भी किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद ना होती तो शहजादी गुस्से में प्लेटें इधर उधर फेंकने लगती थी और मलका से भी बदतमीजी करने लगी थी। दोस्तों, अब तो वो बादशाह सलामत से भी ठीक तरीके से बात नहीं करती थी, ना ही बादशाह की बात मानती थी। ये सब उसके बचपन की बातें थी, इसलिए बादशाह और मलका इसको नजरअंदाज करते रहे कि ये छोटी बच्ची है और वैसे भी इकलौती है। इतने सालों के बाद जो पैदा हुई है तो कोई बात नहीं, इसका लाड प्यार हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसे ही साल गुजरते गए। शहजादी की 18वीं सालगिरह के मौके पर बादशाह ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इंतजाम किया। उस तकरीब में बादशाह सलामत ने इर्द गिर्द के शहजादों और बादशाहों को भी मदऊ किया हुआ था। दोस्तों, उस तकरीब में शहजादी को केक पसंद नहीं आया तो शहजादी ने गुस्से में आकर केक जमीन पर फेंक दिया। दोस्तों, उस तकरीब में वजीर और मशीर अपनी बीवियों के साथ शामिल थे। जब उन सब लोगों ने शहजादी नीलोफर की हरकत देखी तो उन्हें भी बड़ा गुस्सा आया और उन्हें बादशाह की बेइज्जती भी महसूस हुई। और दोस्तों, बादशाह को भी इस बात में बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वो महल से उठकर चला गया। खुद बेचारी मलका भी सन्नाटे में रह गई। उसने अपनी प्यारी बेटी नीलोफर को समझाया तो शहजादी अपनी माँ से वहीं सब लोगों के सामने बदतमीजी करने लगी और कहने लगी, तुम लोग होते कौन हो मुझे समझाने वाले? मेरा जो दिल में आएगा मैं तो वही करूंगी। दोस्तों, शहजादी ने मेज पर रखे हुए शरबत के प्यालों को जोर जोर से जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस बदसलूकी के चर्चे पूरी सल्तनत में फैल चुके थे। लोग अफसोस कर रहे थे कि बादशाह सलामत बेचारे इतने अच्छे हैं, इतने इंसाफ पसंद हैं, उन्होंने अपनी बेटी को इतने नाजो प्यार से पाला है। लेकिन बेटी को तो देखो, नहायत बददिमाग, बद इखलाक, चिड़चिड़ी और बदतमीज लड़की है। दोस्तों, लोग तो यहाँ तक भी बातें कर रहे थे कि अल्लाह ऐसी बेटी किसी के दुश्मन को भी ना दे। ये बातें बादशाह के कानों में भी पड़ने लगी। बादशाह इन बातों को सुनकर और भी परेशान रहने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि मलका और उसके लाड प्यार ने शहजादी नीलोफर को बहुत हद तक बिगाड़ डाला है।
लेकिन दोस्तों अब क्या हो सकता था, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इसलिए उस वाक़े के बाद बादशाह और मलका ने शहजादी नीलोफर से बात करना बहुत हद तक कम कर दिया। मगर शहजादी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपनी गलती को तस्लीम करने पर राजी ही नहीं थी और ना ही वो अपने आप को बदलना चाहती थी, क्योंकि वो अपने आप को कभी गलत समझती ही नहीं थी। वो समझती थी कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और ये सब मेरा हक बनता है कि मैं नौकरों पर रोब झाड़ूं और लोगों से बदतमीजियां करती फिरूं। दोस्तों अब बेचारा बादशाह अपनी बेटी को समझाने से कासर था। वो बेचारा हर वक्त चुप चुप सा रहने लगा। अगर किसी और की बेटी होती तो बादशाह कुछ कहता भी, लेकिन अब तो बादशाह की बेटी उसके साथ इंतहाई बदतमीजी से बात करती थी। बादशाह को बात करते हुए भी अपनी बेटी से डर लगता था कि कहीं 2-4 लोगों के सामने वो उसकी इज्जत का जनाजा ना निकाल दे। दोस्तों बादशाह बेचारा हर वक्त उदास और परेशान ही रहता था। बादशाह का एक वजीर हुआ करता था। वजीर बड़ा अक्लमंद आदमी था। उससे बादशाह की ये हालत देखी नहीं जा रही थी कि हमारे बादशाह को तो चुप्पी लग गई है, ये हर वक्त चुप चुप रहते हैं और बड़े परेशान रहते हैं। और वो अपने दूसरे मशीरों के साथ मशवरे करने लगा कि बादशाह की इस हालत के लिए हमें बादशाह की मदद करनी चाहिए। उसके जहन में एक तरकीब आई तो वो बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो शहजादी साहिबा के बारे में आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। दोस्तों बादशाह बेचारा तो पहले ही बड़ा परेशान था। वो कहने लगा, हाँ वजीर, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। दोस्तों वजीर डरते डरते कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरा मशवरा यही है कि शहजादी बहुत नकचड़ी और बदतमीज किस्म की लड़की बन गई है। अगर आप मेरा मशवरा माने तो शहजादी की शादी करा दें। इस तरह शहजादी मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये बात सुनकर बादशाह कहने लगा, इस बदतमीज और बदअखलाक लड़की से आखिर शादी कौन करेगा। इसकी बदतमीजी के चर्चे आस पास के मुल्कों के बादशाहों और शहजादों तक पहुंच चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शहजादी नीलोफर के साथ कोई भी शादी करने पर राजी नहीं होगा। दोस्तों बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे जहन में एक तरकीब है। आप ऐसा करें, शहजादी की शादी अपने मुल्क के किसी गरीब नौजवान से करवा दें। इस तरह शहजादी जब उसके साथ रहेगी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है शहजादी सुधर जाएगी और अपनी बदअखलाकी से भी बाज आ जाएगी। दोस्तों काफी देर सोचने के बाद बादशाह ने हाँ कर दी और बादशाह ने कहा, वजीर साहब, मुझे इस परेशानी से निकालिए। आप जो भी बात कहते हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अक्लमंद वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। इतनी ढील भी अच्छी नहीं होती। आपकी इस ढील ने आपकी शहजादी को बिगाड़ दिया है। आपने अगर बचपन में थोड़ा खींच दिखाई होती और शहजादी को डांटा होता और फौरन ही उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी ना की होती तो मुझे उम्मीद थी शहजादी इतनी जिद्दी और बदतमीज लड़की नहीं निकलती। अच्छा आप अब ऐसा करें, शहजादी के साथ थोड़ा सख्त रवैये से बात करें और मेरा दूसरा मशवरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों बादशाह बेचारा बड़ा परेशान था। वो करता भी तो क्या करता। उसने कहा, मेरे वजीर तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। दोस्तों बादशाह महल में आया तो शहजादी नीलोफर का मूड खुशगवार था। उसने जैसे ही अपने वालिद बादशाह को देखा तो वो अपने वालिद की तरफ दौड़ कर आई, उसके करीब आई, मोहब्बत से बादशाह सलामत का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अब्बा हजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। मुझे आपकी नाराजगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने तो मुझे इतने लाडो प्यार से पाला है और आप इस तरह मुझसे नाराज क्यों हैं।
दोस्तों बादशाह ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से शहजादी का हाथ एक तरफ को झटक दिया और सख्त लहजे में बादशाह बोला, शहजादी आप महल के अदब का ख्याल रखा कीजिए, हम इस मुल्क के बादशाह हैं। ये ठीक बात है, हम आपके बाप हैं, मगर तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों बादशाह गुस्से में ये सारी बातें कहकर वहां से तेज तेज बाहर निकल गया। शहजादी नीलोफर ने अपने वालिद के मुंह से जब इस तरह के सख्त अल्फाज सुने तो वो तो हैरान ही रह गई। उसे जरा भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका वालिद उसके साथ इस तरह गुस्से में बात करेगा, क्योंकि बादशाह सलामत ने आज तक बचपन से अपनी बेटी के साथ गुस्से में कभी बात नहीं की थी। दोस्तों शहजादी नाराज होकर अपनी माँ मलका के पास आई और कहने लगी, देखिए माँ, अब्बा जान ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तो मलका भी बेरुखी से कहने लगी, बेटी तुम अब इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, तुम अब बड़ी हो गई हो, थोड़ी तमीज सीख लो, कुछ सालों में तुम्हारी शादी भी करनी है। दोस्तों शहजादी नीलोफर को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माँ बाप मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं। वो गुस्से से पांव पटकती वहां से चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मेरी प्यारी मलका, अब हम चाहते हैं कि शहजादी नीलोफर की शादी करा दी जाए। दोस्तों मलका उदासी से कहने लगी, मेरे सरताज, हमारी इस नखट्टू और बदअखलाक बेटी से आखिर कौन सा शहजादा शादी करेगा। इसकी बदअखलाकी के किस्से तो पूरे मुल्कों में आम हैं। दोस्तों मलका की बात बादशाह के दिल पर जा लगी। बादशाह बेचारा रोने लगा और बिल्कुल खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी नीलोफर बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर रह गई। शाम को वजीर बादशाह के पास आया तो बादशाह ने पूछा, मेरे वजीर, जल्दी से अपनी दूसरी शर्त बताओ, तुम कुछ बताने वाले थे। दोस्तों दोनों एक छोटे से कमरे में बैठकर चुपके से बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी नीलोफर को ये बताया कि शहजादी, मैं और बादशाह सलामत ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शहजादी नीलोफर ने जब अपनी शादी के बारे में ये बात सुनी तो वो गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, हाँ कर दीजिए, मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना। आप लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। दोस्तों थोड़े दिनों के बाद बादशाह सलामत ने एक सादा सी शादी की तकरीब करके शहजादी को बग्गी में बिठाकर रवाना कर दिया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी, ना तो ढोल बजा था और ना ही बाजे बजाए गए थे। शहजादी नीलोफर बड़ी गुस्से में थी। उसने ये भी नहीं पूछा कि आखिर मेरी शादी किससे हो रही है। उसने तो नजर भर कर अपने दूल्हा मियाँ को भी नहीं देखा था। दोस्तों रुखसती के बाद बादशाह और मलका से शहजादी लिपट लिपट कर रोई भी नहीं। उसकी वजह ये नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा, बल्कि उसने कोई बनाव श्रृंगार ही नहीं किया था। वो इसलिए नहीं रोई कि उसे रोना आ ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो उल्टा बादशाह और मलका से बड़ी नाराज थी। दोस्तों बग्गी में बैठे उसने कननखियों से जैसे ही अपने दूल्हे की तरफ देखा, वो एक हसीनो जमील नौजवान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की बेरुखी थी। शादी के मौके पर अमूमन लोग खुश होते हैं, लेकिन वो नौजवान गुस्से से मुंह बनाए बैठा था। दोस्तों बग्गी चलते चलते अचानक रुक गई। उनकी मंजिल आ चुकी थी। नौजवान नीचे उतरकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने शहजादी को नीचे उतारा तो शहजादी तो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गुस्से से बोली, ये किस तरह का घर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दोस्तों शहजादी का शौहर एक गरीब लकड़हारा था। बादशाह ने उसकी शादी एक लकड़हारे से करा दी थी। वो लकड़हारा गुस्से से बोला, जल्दी से नीचे उतराओ, यहाँ तुम्हारी कनीजें नहीं हैं जो तुम्हारी खिदमत करेंगी। जल्दी से नीचे उतरो, मुझे बहुत भूख लगी है। झोंपड़ी के अंदर चलो और मेरे लिए खाना तैयार करो। दोस्तों ये बातें सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ गए और वो ये सोच सोच कर रो रही थी कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ
कितना बड़ा धोखा किया है। मेरी शादी एक गरीब से लकड़हारे से कर दी है। अगर करनी ही थी तो किसी बादशाह के बेटे के साथ करते। दोस्तों लकड़हारा कहने लगा, रोना धोना बंद करो, अब तुम मेरी बीवी हो। जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, क्योंकि बादशाह सलामत ने तुम्हारी शादी मेरे साथ की है, वरना तुम जैसी बदतमीज लड़की से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों शहजादी जोर जोर से रोने लगी तो लकड़हारा बोला, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा और तुम्हें जंगल में शेर चीते खा जाएंगे। दोस्तों लकड़हारे की धमकी काम कर गई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। उस घर में एक छोटा सा सहन था। वो घर बड़ा मामूली था। लकड़हारे ने कहा, बावर्ची खाने में जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दोस्तों शहजादी ने तो कभी जिंदगी भर कभी खाना नहीं बनाया था। उसके आगे तो हजारों नौकर चाकर रहते थे। वो बेचारी रोती रोती आखिर किचन में चली आई। उसे तो आटा गूंदना भी नहीं आ रहा था। लकड़हारे ने कहा, तुम किस तरह की लड़की हो, तुम्हें तो आटा गूंदना भी नहीं आता, तुम तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रहोगी। दोस्तों वो जैसे तैसे करके शहजादी ने अपने खावन के लिए रोटी पकाई और उसे लाकर दे दी। दोस्तों लकड़हारे ने रोटी खाई। रोटी खाकर वो कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गया और कहने लगा, मेरे आने तक घर की सफाई करना और हर काम सलीके के साथ करके रखना और शाम का खाना भी पका कर रखना, तब तक मैं लकड़ियां काट कर लाता हूँ। दोस्तों जैसे ही लकड़हारा बाहर गया, शहजादी अपनी किस्मत को रोने लगी। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, उसे रह रह कर ये बात याद आ रही थी कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। दोस्तों ऐसे ही शाम बीत गई। जब लकड़हारा वापस आया तो शहजादी ने कोई काम भी ढंग से नहीं किया था। शहजादा कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला था, तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त किए थे, लेकिन तुम इतनी खुदसर और बदतमीज लड़की निकली हो। याद है तुमने उस सालगिरह की तकरीब के मौके पर किस तरह केक और बर्तन नीचे फेंके थे। दोस्तों शहजादी पूछने लगी, आप तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, आपको ये बात कैसे मालूम है। तो शहजादा कहने लगा, तुम्हारी बदतमीजी के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं, मुझे कैसे पता न चलते। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता वो शहजादी वहां पर रहने लगी। लकड़हारा भी उसके साथ नरम लहजे से बात करने लगा। लकड़हारे ने उसे आहिस्ता आहिस्ता घर के काम भी सिखाने शुरू कर दिए। उसने उसे आटा गूंदना सिखाया, झाड़ू लगानी सिखाई और उसे बताया कि हमारे घर में 3 मुर्गियां हैं, ये रोज अंडे देती हैं। जब मैं लकड़ियां बेचने बाजार जाऊं तो तुम पीछे से अंडे मोहल्ले की औरतों को बेचकर जो 4 पैसे आए उससे सब्जी मंगाकर पकवा लिया करना। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता शहजादी की अकल भी ठिकाने पर आने लगी। वो भी अब समझ गई कि मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। उसने भी अपनी किस्मत को मंजूर कर लिया। वो लकड़हारे के साथ रहने लगी। लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला जाता और शाम गए तक वापस आता। अब तो शहजादी अच्छी अच्छी रोटियां बनाना भी सीख गई थी। अब वो मोहल्ले के बच्चों से चीजें भी मंगवा लेती थी। अब उसे अच्छी तरह अकल आ गई थी। एक दिन शहजादी ने लकड़हारे से कहा, मेरे सरताज, मुझे मेरे अम्मी अब्बू बड़े याद आ रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिल आऊं। दोस्तों लकड़हारा कहने लगा, वैसे तो मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ से जाने दूं, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली गई तो मेरे लिए खाना कौन पकाएगा और मेरे कपड़े कौन धोएगा और मेरे घर के काम कौन करेगा। दोस्तों शहजादी आगे से बोली, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, बस मेरा दिल उनसे मिलने को बहुत चाह रहा है। दोस्तों आखिर लकड़हारे ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शहजादी अब सुधर गई है, अब अच्छी लड़की बन गई है, इसलिए उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों जब शहजादी काफी दिन के सफर करने के बाद अपने महल में पहुंची तो बादशाह और मलका तो
अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। शहजादी इतनी अदब और एहतराम करने वाली बन गई थी। उसने अपने माँ बाप को सीने से लगाया और कहने लगी, अब्बा हुजूर, मैं गलत थी, आप बिल्कुल ठीक थे। मैंने आपके लाड प्यार का बड़ा गलत फायदा उठाया था। अब देखो कुदरत ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अब मैं मुकम्मल तौर पर सुधर गई हूँ। अब मैं अपने मियाँ के साथ जंगल की कुटिया में रहती हूँ। मैं वहाँ बिल्कुल खुश हूँ, मुझे वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों, जब बादशाह और मलका ने अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की अक्लमंद बातें सुनी तो वो बड़े खुश हुए और वो समझने लगे कि वाकई हमारी बेटी सुधर गई है और उसे अकल आ गई है। अक्लमंद वजीर की चाल काम कर गई है। दोस्तों, ये सोचकर बादशाह और मलका कहने लगे, हमारी प्यारी बेटी, हम तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। अब तुम मजे की बात सुनो। हमने तुम्हारी शादी जिसके साथ की थी वो एक लकड़हारा नहीं है, बल्कि साथ वाले मुल्क का शहजादा असलम है। उसके बाप की बहुत बड़ी जागीर है, वो उनका इकलौता बेटा है। जब तुम्हारी बदतमीजियां हद से बढ़ गई थीं, तो हमने बादशाह और शहजादे असलम से मशवरा किया और हमें ये तरकीब सूझी कि उसे लकड़हारे के रूप में पेश करके तुम्हारी शादी उसके साथ कर दी जाए। दोस्तों, ये सुनकर शहजादी बड़ा रोई। रो रो कर उसकी हिचकियां बन गई और वो कहने लगी, अब्बा हजूर, अब मुझे अकल आ गई है। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप मेरी शादी लकड़हारे से भी कर देते तो मैं उसके साथ भी खुश रहती। मुझे मालो दौलत और महल वगैरह नहीं चाहिए। मैं तो अपने खावन लकड़हारे के साथ उस जंगल की कुटिया में भी रह लूंगी। अब मुझे वहाँ की आदत हो गई है। दोस्तों, बादशाह और मलका बेटी की ये बातें सुनकर बड़े खुश हो रहे थे। आखिर वहाँ पर शहजादा असलम भी पहुँच गया। उसने भी सारी हकीकत शहजादी नीलूफर के सामने बयान कर दी। दोस्तों, ये सुनकर सब हंसी खुशी रहने लगे। शहजादा शहजादी को पूरी धूमधाम से ब्याह कर अपनी सल्तनत में ले गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों, बगदाद के एक मोहल्ले के पुराने से मकान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। एक औरत बुलंद आवाज में शिकवे शिकायतें कर रही थी और पास ही उसके बच्चे भी ऊंची ऊंची आवाज में रो रहे थे। ऐसे महसूस होता था जैसे उन लोगों पर कोई क़यामत टूट पड़ी है। उन बच्चों का बाप अमजद बेचारा सर झुकाए अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। अमजद बेचारा खुद भी बीमार था। बीमारी ने उसे कमजोर और लाचार कर दिया था। दोस्तों, उसकी बीवी और बच्चे काफी दिनों से फाके बर्दाश्त कर रहे थे, मगर अब हालात इंतहाई नाजुक हो चुके थे। अमजद ने जब बच्चों को रोते देखा तो वो अपने किचन में गया, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए, मगर घर में सब कुछ खत्म हो गया था। बर्तन बिल्कुल खाली थे। उसकी बीवी कहने लगी, कुछ रोजगार का सोचो, यूं बेकार बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, इस तरह तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बीवी की बात सुनकर अमजद कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी कोताही नहीं की, मगर मेरी बीमारी मेरे आड़े आ रही है। अब मैं काम करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहा, और बेगम ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। बीवी की बातों ने अमजद को और भी परेशान कर दिया और वो घर में कुछ तलाश करने लगा। आखिरकार उसने एक लंबी सी रस्सी ढूंढ निकाली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बाजार में लेकर जाता हूँ, शायद मुझसे कोई रस्सी खरीद ले और खाने के लिए कुछ रकम मिल जाए। अमजद की बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, आज तो खाना खा लेंगे, मगर कल क्या करेंगे? तो अमजद बेचारा बोला, कल तक बड़ा वक्त है, कल का अल्लाह मालिक है, और वैसे भी कल किसने देखी है? जिस रब ने पैदा किया है वो रोजी भी जरूर देगा। दोस्तों, ये बोलकर अमजद ने रस्सी उठाई और अल्लाह के भरोसे घर से बाहर निकल गया। अमजद ने काफी देर गली में
उस रस्सी को बेचने के लिए आवाजें लगाई, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक ने रस्सी को देखा और बोला, मैं इस रस्सी के बदले में तुम्हें 1 दिनार दे सकता हूँ। अमजद फौरी तौर पर बोला, इस रस्सी की कीमत 1 दिनार से कहीं ज्यादा है। मैंने चंद साल पहले जब इस रस्सी को खरीदा था तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, ग्राहक समझ गया कि अमजद बेचारा अपनी किसी जरूरत की वजह से इस रस्सी को बेचना चाहता है, इसलिए वो कहने लगा, जो कीमत मैंने लगाई है वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर तुम्हें रस्सी बेचनी है तो अभी मेरे हवाले कर दो और मुझसे 1 दिनार ले लो, वरना जाओ भाई, अपना रास्ता लो, किसी और ग्राहक को तलाश करो। दोस्तों, अमजद बेचारा बड़ा मजबूर था। वो बेचारा करता भी तो क्या करता। उसने आखिर 1 दिनार में उस खरीदार को वो रस्सी बेच दी और वो 1 दिनार की रकम लेकर खुशी खुशी अपने घर आया ताकि बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का सामान खरीद सके। दोस्तों, रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसने 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अमजद ये सोचकर आगे बढ़ा कि आखिर देखो तो सही ये क्या माजरा है। दोस्तों, जब अमजद उन लोगों के करीब पहुंचा तो क्या देखता है, एक नौजवान ने एक बेचारे गरीब बुजुर्ग का गला पकड़ रखा है और उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता है। बुजुर्ग अपनी जान छुड़ाने के लिए जोर जोर से हाथ पांव मार रहा था। अमजद ने नौजवान से कहा, ऐ नौजवान, ये बुजुर्ग तुम्हारे बाप की जगह है, इसके साथ इतना गंदा सलूक क्यों कर रहे हो। बुजुर्ग बेचारे कहने लगे, मेरे साथ ये इस तरह का सलूक सिर्फ 1 दिरहम की खातिर कर रहा है और मुझे काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि काजी मुझे सजा सुनाए और जेल खाने भेज दे। अब बताओ, क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद आएगी। दोस्तों, बुजुर्ग ने मजीद कहा, मैं इस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन एक मामूली से दिनार की खातिर मैं कैद खाने चला जाऊं। अमजद ने जब बुजुर्ग की ये बातें सुनी तो वो बेचारा सोच में पड़ गया और कहने लगा, ये बुजुर्ग तो मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद मालूम होते हैं। अगर ये बुजुर्ग कैद खाने में चले गए तो उनके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों, अमजद बेचारा बड़ा भला मानस आदमी था। दोस्तों, ये सोचते ही अमजद ने जेब से अपना दिनार निकाला और नौजवान को देते हुए कहने लगा, ये लो नौजवान, ये रहा तुम्हारा दिनार और इस बूढ़े आदमी को छोड़ दो ताकि ये अपने घर वालों के पास जा सके। दोस्तों, नौजवान दिनार लेकर वहां से चल पड़ा। बुजुर्ग ने अमजद को हाथ उठाकर दुआएं दी और कहने लगा, बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें इसका 100 गुना अजर देगा। दोस्तों, ये कहकर अमजद भी वहां से चल पड़ा और रास्ते भर वो सोच रहा था कि अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे फिर बोलेगी और मेरे बच्चों के लिए खाना कहाँ से आएगा। लेकिन अमजद दिल ही दिल में बहुत ज्यादा मुतमिन था। गुर्बत के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया था। यही सोचते हुए अमजद अपने घर पहुंचा। घर आकर जब बीवी ने देखा कि अमजद बिल्कुल खामोश और सर झुकाए खड़ा है तो वो पूरी तरह समझ गई कि ये आज भी खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तो वो कहने लगी, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो, रस्सी का क्या हुआ, तुमने उसे बेचा या नहीं। दोस्तों, बीवी की बात सुनकर थके मांदे अमजद ने सारा माजरा अपनी बीवी को सुना दिया। दोस्तों, बीवी भी एक नेक औरत थी। वो ये सुनकर कहने लगी, वाकई आपने काम तो बड़ा नेक किया है, एक बुजुर्ग को कैसे बचाया है। मगर ये भी याद रखें, जो चिराग घर को रोशन करने के लिए होता है उसे मस्जिद ले जाना मुनासिब बात नहीं। अब बच्चों को किस तरह बहलाओगे, कहाँ से खाना आएगा। तो अमजद कहने लगा, बेगम, तुम दुरुस्त कहती हो, मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह मानता हूँ, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। वो बेचारा हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद था, इसलिए अब जो होना था वो तो हो चुका।
अब रोने धोने से दिनार वापस तो नहीं आएगा, इसलिए इन बातों को छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दोस्तों, अमजद जानता था कि उसकी बीवी की बातें कड़वी तो जरूर हैं, मगर हकीकत पर मबनी हैं। इसलिए वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। अचानक उसके दिल में ख्याल आया और घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल सकी जिसे वो जाकर बाजार में बेच आए और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए। दोस्तों, बेचारा उदासी की हालत में दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा था, अचानक उसकी नजर एक पुराने बिस्तर पर पड़ी जो बच्चों के बिछौनों के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी बेगम से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, तुम मुझे इजाजत दो कि मैं इसे बेच आऊं। तो बीवी कहने लगी, बच्चे भूखे हैं और तुम इन्हें बिस्तर से भी महरूम करना चाहते हो। तो अमजद फौरन बोला, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं। दरअसल बात यह है कि इस बिस्तर को बेचकर बच्चों के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। पुराने बिस्तर के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, बेगम ने जब देखा कि इसकी नजर में उस बिस्तर के सिवा और कोई भी चीज नहीं है, तो बेचारी की आंखों में आंसू आ गए और बच्चों को बिस्तर से उठाकर कहने लगी, बेटा साइड पे हो जाओ, ये बिस्तर तुम्हारे बाप को देती हूँ ताकि वो इसे बेचकर खाने पीने के लिए कुछ सामान ले आए। दोस्तों, बिस्तर अपने खावंद को देकर वो कहने लगी, जी याद रखना, सस्ते दामों मत बेचना, हमारे बच्चों का पेट चंद दिन से खाली है। अमजद बेचारे के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने खामोशी से सर उठाया, बिस्तर को कांधे पर रखा और अपने घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, अमजद चलता ही जा रहा था, यहाँ तक कि शहर के मैदान में पहुँच गया, जहाँ पर हर किस्म की नई और पुरानी चीजें लोग फरोख्त करने के लिए आवाजें लगाया करते थे। कुछ खरीदार उसकी आवाज सुनकर उसकी जानब भी बढ़े और उन्होंने बिस्तर को उलट पलट कर देखा तो उसमें 100 तरह के ऐब निकालने लगे। लेकिन आखिर में एक ऐसा खरीदार आया जिसको वो बिस्तर बड़ा पसंद आया। उसने बिस्तर की कीमत पूछी तो अमजद बोला, भाई सिर्फ 10 दिनार। दोस्तों, खरीदार को बिस्तर की कोई खास जरूरत नहीं थी। जब उसने 10 दिनार का नाम सुना तो वो आगे से कहने लगा, अरे भाई, इस फटे पुराने बिस्तर के 10 दिनार कौन देगा जो इस पर इतने पैसे जाया करेगा। ये कहकर वो खरीदार आगे बढ़ने लगा। अमजद ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, जनाब ऐसे जुल्म ना करें, मैं अपनी जरूरत की वजह से इस बिस्तर को इससे भी कम कीमत पर फरोख्त कर दूंगा। आखिरकार अमजद ने वो बिस्तर सिर्फ और सिर्फ 3 दिनार में फरोख्त कर दिया और रकम लेकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचने लगा कि आखिर बच्चों के लिए क्या खरीदें कि वो खुश भी हो जाएं और उनका पेट भी भर जाए। लेकिन अचानक से उसे रास्ते में एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, आवाज सुनकर वो रुक गया और उसने देखा बुढ़िया अपने जवान बेटे का हाथ पकड़कर उससे इल्तिजा कर रही थी कि बेटा मुझे हकीम के पास ले जाओ, बेटा मुझे हकीम के पास ले चलो। मगर वो नौजवान अपनी माँ से पीछा छुड़ा रहा था और कह रहा था, माँ जी मुझे जाने दें, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोस्तों, अमजद ने माँ बेटे की बातें सुन ली तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछने लगा, अरे भाई क्या बात है, क्यों इस तरह लड़ रहे हो। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैंने अपने बेटे की तालीम और परवरिश में अपनी जिंदगी के हसीन साल गुजार दिए, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब अगर जब मैं बीमार हूँ और मुझे हकीम की जरूरत है लेकिन ये इनकार कर रहा है। नौजवान ने कहा, भाई मैं तस्लीम करता हूँ, मेरी माँ ने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मगर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी वालदा का इलाज करवा सकूँ।
امجد بیچارہ بڑا غریب آدمی تھا، لیکن وہ دل کا بڑا اچھا تھا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے دل میں بڑا افسوس کیا اور اپنی ساری جمع پونجی یعنی 3 دینار نکال کر نوجوان کے حوالے کر دیے اور کہنے لگا، ارے نوجوان، اپنی ماں کو لے جاؤ اور حکیم کو دکھا کر کوئی اچھی سی دوائی لے کر آؤ۔ دوستو، نوجوان کو امجد کی سخاوت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ امجد کے قدموں میں گر جائے، مگر امجد نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگا، میرے دوست، تم اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ سن کر ماں بیٹا دونوں شکر گزار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ امجد بیچارہ دوبارہ خیالات میں گم ہو گیا اور کافی دیر وہ وہاں پر حیران و پریشان کھڑا رہا۔ جب کچھ دیر وہ سنبھلا تو وہ گھر کی جانب چل پڑا، مگر بھوک اور کمزوری کی وجہ سے اس بیچارے سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل قدم اٹھاتا ہوا جب وہ گھر کے اندر پہنچا تو اس کی بیوی آگے ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے امجد کے اداس چہرے کو دیکھا، اس بیچارے کی خوشی تو ماند پڑ گئی۔ بیوی غصے سے پوچھنے لگی، یہ کیا؟ بستر کہاں ہے اور تم پھر سے خالی ہاتھ لوٹ آئے ہو؟ امجد نے دن بھر کی ساری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی۔ سارا واقعہ سننے کے بعد بیوی نے کہا، تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکہ دے دیا ہے۔ تمہارے خود کے بچے اور بیوی بھوکے مر رہے ہیں اور تم ہو کہ لوگوں پر ترس کھاتے جا رہے ہو۔ میرے بچے اب مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے، شاید ہم فاقوں سے مر جائیں گے۔ دوستو، امجد میں اب بیوی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اگر تم اس بڑھیا کی فریاد سنتی تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ 3 دینار ان کو دے دیے۔ تو اب بیوی طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، اب تو ہمارے گھر میں کوئی چیز باقی نہیں بچی جس کو ہم گروی رکھ سکیں۔ امجد نے اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہنے لگا، وہ پرانا کوزہ کیسا رہے گا؟ تم مجھے یہ کوزہ دے دو، اس کے بدلے میں چھوٹا سا کوزہ خرید لاؤں گا اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دوستو، بیگم پہلے ہی بڑے غصے میں تھی، بولی، اس کوزے کی جان چھوڑ دو، نہ تو اسے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو کسی کو بخش دو یا اسے توڑ دو۔ دوستو، وہ بیچاری بڑی مایوس تھی، اس لیے غصے میں یہ باتیں کر رہی تھی۔ امجد نے وہ کوزہ اٹھایا اور اس طرح کہا کہ مجھے اس طرح ذلیل نہ کرو، تم جانتی ہو میں یہ سب کچھ بچوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد امجد نے کوزے کو اٹھا کر کہا، اچھا میں یہ لے کر جاتا ہوں اور شاید مجھے کھانے پینے کے کچھ سامان مل جائے۔ دوستو، امجد اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ بازار پہنچ کر وہ سب سے پہلے ایک دکاندار کے پاس گیا، اس سے قرض مانگنے لگا۔ دکاندار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں، لاؤ اپنی کوئی چیز گروی رکھ دو اور مجھ سے قرض لے جاؤ۔ امجد نے دکاندار کو کوزہ دکھاتے ہوئے کہا، بھائی میرا سارا سرمایہ تو یہی کوزہ ہے۔ دکاندار نے کوزے کو دیکھا اور بولا، یہ تو بڑا پرانا اور استعمال شدہ کوزہ ہے، اس کا تو رنگ بھی جگہ جگہ سے اترا ہوا ہے، یہ تو گروی رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، جاؤ کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جسے گروی رکھا جا سکے۔ دوستو، امجد دکاندار کی بات سن کر مایوس ہو کر باہر نکل آیا اور وہ دوسری دکان کی طرف بڑھا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ کوئی بھی اس پرانے کوزے کو لینے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو شام بھی قریب آنے کو تھی، سورج ڈوب رہا تھا، اندھیرا چھانے لگا۔ امجد کے دل میں نا امیدی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی ہے، اس کوزے کو تو کوئی بھی گروی نہیں رکھے گا، مجھے لگتا ہے اب مجھے اسے بیچ دینا چاہیے۔ اس نے یہ سوچ کر واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اور آواز لگانے لگا تاکہ کوئی خریدار اس سے کوزہ خرید لے اور کچھ پیسے لے کر وہ بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے۔ لیکن دوستو، امجد کی بدقسمتی تھی کہ اسے کوئی بھی خریدار نہیں ملا۔
اب تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا گلی کوچوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا اور سوچ رہا تھا کہ اس حالت میں اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی بچوں کو کیا جواب دے گا۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور بدستور سوچتا رہا۔ اتنے میں ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ دوستو، یہ مچھلی فروش بھی امجد کی طرح مجبور اور تنگ دست آدمی تھا، اس لیے بیچارہ وہ بھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں پر پہلے سے امجد بیٹھا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا حال احوال سنانے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، بھائی ہم دونوں تو ایک ہی جیسے ہیں، کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں کچھ پیسے بھی ملے اور تمہیں اس کوزے سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ میرے پاس جو مچھلی بچی ہے تم وہ لے لو اور میں تمہارا کوزہ لے لیتا ہوں۔ کم از کم آج کی رات تو تمہارے بیوی بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ امجد نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، اور میں خالی ہاتھ کس طرح گھر جاؤں گا؟ کم از کم اگر میرے پاس ایک مچھلی ہوگی تو میری بیگم بھی خوش ہو جائے گی اور میرے بچوں کو ایک وقت کا کھانا بھی مل جائے گا۔ دوستو، امجد نے کوزہ اسے دے دیا اور چھوٹی سی مچھلی فروش نے اس کے حوالے کر دی۔ جب چھوٹی سی مچھلی امجد کے حصے میں آئی اور وہ انہی خیالات میں غرق تھا اور سوچ رہا تھا کہ افسوس مجھ پر کتنی مصیبتیں گزر رہی ہیں، پھر وہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوستو، جب وہ گھر پہنچا تو حسرت اور دکھ کے ساتھ دروازے پر اس نے دستک دی۔ دروازہ جلدی ہی کھل گیا کیونکہ اس کی بیوی اور بچے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب امجد گھر میں داخل ہوا تو صحن میں بیوی بچوں کے سامنے اس نے وہ مچھلی رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کی بیوی آخر کیا کہتی ہے۔ اگرچہ مچھلی بہت چھوٹی تھی لیکن اس پرانے کوزے کو گروی رکھنے کے برابر ضرور تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، چلو اچھا ہی ہے، آخر تم کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے ہی ہو۔ دوستو، امجد کی بیوی مچھلی کو دیکھ کر بڑی خوش تھی، لیکن فوراً ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگی، کیا تم نے کوزہ فروخت کر کے یہ مچھلی لی ہے؟ تو امجد کہنے لگا، ہاں بیگم، مجھے آخر ایسا ہی کرنا پڑا کیونکہ ہمارے کوزے کو کوئی بھی گروی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس کی بیگم بولی، اب ہمارے گھر میں بچا ہی کیا ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوزے کو فروخت نہیں کرو گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کوزہ بھی خرید کر لاؤ گے۔ دوستو، امجد بیچارہ اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بیچارہ آخر کیا کرتا کیونکہ اس کوزے کو گروی رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی بیوی دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ اس کوزے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، تھال اور چاقو لے آئی اور مچھلی کو صاف